हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की। ये क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है जो कि सीबीएसई के लिए और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर 3 है जिसका टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म द कंपाउंड्स is governed by the following five basic laws which are called as laws of chemical combination। यानी कि जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यानी एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय फाइव बेसिक लॉज का फॉलो होगा या फाइव बेसिक लॉज ओबे होंगे, जिनको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखिए एक एक करके बात करते हैं कौन कौन से लॉज होते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए ध्यान से, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आते हैं, सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर्थ है गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स और फिफ्थ है एवोगैड्रोस लॉ। तो आइए स्टूडेंट्स एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मास कंजर्व्ड रहेगा, एक ऐसा लॉ। ठीक है, तो ये किसने दिया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया लेवोजियर ने 1789 में। क्या कहता है जरा ये लॉ, तो देखिए ध्यान से। ये लॉ ये कहता है कि जब कभी भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा, और ऐसा होने से मास में चेंज जीरो आएगा और मास जो है वो केमिकल रिएक्शन में कंजर्व्ड रहेगा। यही बात यहाँ कही गई है। तो देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द total mass of the products. Thus, the change in mass is zero and the mass remains conserved during chemical reactions. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि ये बात जो कह रहे हैं कि मास कंजर्व्ड रहता है, ये केमिकल रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। पहली बात ही यही कही गई है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, यानी कि अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें, जहां न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहां पे मास कंजर्व्ड नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हो, तो केमिकल रिएक्शंस में हमेशा मास कंजर्व्ड रहता है, मास में चेंज जीरो आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैटर है वो उसको आप ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो हमने यही बात यहाँ पे कही है। इट मींस दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के दौरान मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलवेज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। अब ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि ये बात बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हो रही है। कोई भी केमिकल इक्वेशन जो भले ही बैलेंस्ड ना भी हो, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करेगी। मतलब अगर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, ऐसी रिएक्शन जो है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा हमेशा ओबे होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा लॉ ओबे करती है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करती है। अब आइए इस लॉ को समझने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रिएक्शन है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन करती है तो वहां से वाटर लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 2H2 गैसियस प्लस 1O2 गैसियस गिव्स 2H2O लिक्विड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो H2 का जो मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। क्योंकि आपके पास 2 एटम है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो O2 का हो गया 32, और आपके पास O2 का 1 मॉलिक्यूल है तो 32 इंटू 1 हो जाएगा। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट MR कितना आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4,
32 इंटू 1 हो जाएगा 32 और 32 प्लस 4 करेंगे तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट आएगा 36 ग्राम। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट है आपके पास H2O, हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम और आगे कोफिशिएंट है 2। तो 16 प्लस 2 इंटू 2, 16 प्लस 2 हो गया 18, 18 टू ज़ा 36, तो मास ऑफ द प्रोडक्ट भी कितना आया 36। तो आपने क्या देखा कि रिएक्टेंट का मास Mr कितना आया 36, प्रोडक्ट का मास Mp कितना आया 36। दोनों का मास सेम है, यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम है। Mr इज इक्वल टू Mp, तो डेल्टा M कितना आएगा 0, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो M इज कंजर्व्ड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए। सेकंड जो लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये लॉ प्राउट ने दिया। क्या कहा था इस लॉ में, थोड़ा इसको समझ लेते हैं पहले। देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, डेफिनेट प्रपोर्शन, यानी जब कभी भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका मास हमेशा सेम प्रपोर्शन में होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर हमने वाटर की बात की, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास हो गया 2 ग्राम और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास हो गया 16 ग्राम। तो ये 2:16 या 1:8 वाला रेशियो मास का फिक्स रहेगा, राइट। इसी को यहाँ पे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a given compound always contain the same proportion of element by weight। मीन्स अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में हमेशा एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे बाय वेट, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, इसे लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये भी हो गया स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो मीन्स दैट कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये हुआ कहने का कि जैसे आप किसी कंपाउंड की बात कर रहे हो, उस कंपाउंड को आपने किसी भी सोर्स से बनाया, किसी भी मेथड से बनाया, उस पे डिपेंड नहीं करेगा उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है। तो जो कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट्स सेम रहेंगे, कॉम्बिनेशन भी सेम तरीके से होगा और उनके अंदर जो एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो है, जो मासेस का प्रोपोर्शन है, वो भी सेम रहेगा, सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। So it means that irrespective of the source, a given compound always contain same elements combined together in the same proportion by mass। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, तो देखिए ध्यान से। अब एग्जांपल देखिए, H2O contains hydrogen and oxygen atoms, यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हैं H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम है तो मास हो गया 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो मास हो गया 16 ग्राम। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात करूं तो ये आएगा 1:8। इसका मतलब क्या हो गया, दस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1:8 रेशियो बाय वेट इन वाटर। यानी वाटर के अंदर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कितना है, 1:8। अब चाहे आप वाटर को किसी भी रिएक्शन से बनाओ, वाटर को किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो 1:8 ही आएगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं थर्ड लॉ की, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब यहां से नाम से ही समझ में आ रहा है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मोर देन वन, यानी जब कभी भी कोई मोर देन वन कंपाउंड की बात होगी, कोई दो एलिमेंट्स मिलके मोर देन वन कंपाउंड बनाएंगे, तब वहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लगेगा। ठीक है, अब आप जरा समझिए स्टूडेंट्स कि जो पहला लॉ था वो कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो तो हर किसी केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होगा, सभी केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई हो रहा है। दूसरा कौन सा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अब जब रिएक्शन हो रही तो क्या बनेगा, कंपाउंड, तो कंपाउंड जहां कहीं पे भी बनेगा वहां पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और अब हम थर्ड बात कौन सी कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये कब अप्लाई होगा, जब आपके पास दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तब। ठीक है, ये लॉ किसने दिया, इट वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803। ये लॉ डाल्टन ने दिया। क्या कहता है ये लॉ, ये लॉ ये कहता है कि जब कभी भी दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उन एक से ज्यादा कंपाउंड्स में आपके पास किसी एक एलिमेंट का तो फिक्स मास रिएक्ट करेगा और दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मासेस रिएक्ट करेंगे। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट मासेस रिएक्ट करेंगे वो आपस में सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होंगे, ऐसा इस लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म
more than one compound, then the different masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. मतलब कि जब कभी भी दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो किसी एक एलिमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं जो कि कंबाइन करते हैं फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ, वो आपस में सिंपल रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे या स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे अपन एग्जांपल से समझते हैं कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर भी बनता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। तो लेट्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो वाटर बनता है उसकी बात करें सबसे पहले, तो उसमें हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है हाफ O2, तो ये हो गया 16 ग्राम। ठीक है, इधर देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब बनता है H2O2 जो बनता है उस समय हाइड्रोजन कितना कंबाइन कर रहा है 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम। तो आप देख सकते हैं इन दोनों कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, वाटर के फॉर्मेशन में और H2O2 के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का मास फिक्स है, कितना है 2 ग्राम, इधर भी 2 ग्राम है और इधर भी 2 ग्राम है जो रिएक्ट कर रहा है। और जो डिफरेंट मासेस रिएक्ट कर रहे हैं वो है ऑक्सीजन के, यहाँ ऑक्सीजन का 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का 32 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो डिफरेंट मासेस हैं ऑक्सीजन के 16 ग्राम और 32 ग्राम, ये आपस में सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होंगे एज पर योर लॉ ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, here the masses of oxygen that is 16 gram and 32 gram which combines with a fixed mass of hydrogen that is 2 gram have a simple ratio that is 16:32 or 1:2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये बात अप्लाई तभी होगी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तभी लगेगा जब दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, मिनिमम दो कंपाउंड बनाते हैं तब। अगर एक से ज्यादा कंपाउंड नहीं बनते हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट लॉ की, तो देखिए ध्यान से। नेक्स्ट जो लॉ है उसका नाम है गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है, गैलुसेक ने दिया 1808 में। यहाँ पे आप समझ सकते हैं गैसियस वॉल्यूम्स, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग गैसेस की बात होगी और गैसेस के भी वॉल्यूम की बात हम करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, हम गैसेस की 4 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर आपने कांस्टेंट रख दिया, सेम रख दिया, तो जब गैसेस के वॉल्यूम्स की बात आप करेंगे तो वो जो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी वो सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम के फॉर्म में रिएक्ट करेंगी, ऐसा गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो क्या कहता है ये लॉ, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जब गैसेस या तो कंबाइन करती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में या गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, देन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, तो उनमें आपस में सिंपल रेशियो वॉल्यूम होगा, किसमें, रिएक्टेंट गैसेस के अंदर, तभी वो ऐसे रिएक्ट कर पाएंगी। इसके साथ कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन ये है कि सारी की सारी गैसेस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे प्रेजेंट होती है। जब गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम रख दिया आपने, तो जब गैसेस कंबाइन करेंगी तो सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम के फॉर्म में ही कंबाइन करेंगी। अब इस बात को समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जांपल क्या कह रहा है, 50 ml of hydrogen combines with 50 ml of chlorine to give 100 ml of hydrogen chloride। H2 plus Cl2 कंबाइन करके 2HCl बनेगा। मान लीजिए हाइड्रोजन का 50 ml रिएक्ट करता है क्लोरीन के 50 ml के साथ, तो HCl का 100 ml बनेगा। अब अगर आपने यहाँ पे कंडीशन रख दी है टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये जो 50-50 ml है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, इनके वॉल्यूम का रेशियो सिंपल आएगा, दैट इज 1:1। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, thus the volumes of hydrogen and chlorine which combines together, कितना कंबाइन कर रहा है 50 ml each, यानी हाइड्रोजन का भी 50 ml कंबाइन कर रहा है, क्लोरीन का भी 50 ml कंबाइन कर रहा है, इनमें आपस में सिंपल रेशियो मिल रहा है, दैट इज 1:1। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल रेशियो तभी मिल पाएगा वॉल्यूम्स का जब आपने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। और ये बात किसके लिए हो रही है, गैसेस के लिए हो रही है। तो गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गैसियस रिएक्शन पे गैसेस के वॉल्यूम्स की बात करता है टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। नेक्स्ट लॉ हम बात करते हैं लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
लास्ट लॉ कौन सा है? एवोगैड्रो लॉ। क्या कहता है जरा ये लॉ ध्यान से देखिए। जब हम एवोगैड्रो लॉ की बात करते हैं तो इसने लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को ही थोड़ा और आगे एक्सपेंड किया। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि गैसेस की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, तो वॉल्यूम्स अगर आपके पास सेम है गैसेस का, तो उनमें प्रेजेंट जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। ये बात किसने बताई? एवोगैड्रो ने। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? तो देखिए ध्यान से। तो एवोगैड्रो लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग कि जब हम गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स लेते हैं या इक्वल वॉल्यूम्स की बात करते हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर भी आपने सेम रखा है, प्रेशर भी सेम रखा है और गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लिया है, तो उस इक्वल वॉल्यूम में क्या होगा? इट मस्ट शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। कब? जब आपने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है। अब इस बात को समझते हैं। तो एग्जांपल वही लेते हैं जो हमने ऊपर अभी स्टडी किया था, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा? तो H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। कंडीशन आपने अप्लाई कर दी, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो आपने जैसे अभी ऊपर क्या बोला कि रिएक्शन होती है इनके वॉल्यूम्स के बीच में। तो हाइड्रोजन गैस का 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के 1 वॉल्यूम के साथ, तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म होगा। अब क्योंकि अगर आपने 1 वॉल्यूम लिया है रिएक्टेंट्स का, तो इसके मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के 1 वॉल्यूम में 1 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आपने अभी ऊपर यही तो कहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन में क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। और 2 वॉल्यूम ऑफ HCl में क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। अब मान लीजिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl की जगह 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl का फॉर्मेशन करना है। तो इसका मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl का फॉर्मेशन कैसे होगा? हाफ मॉलिक्यूल और 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और यू कैन से हाफ मॉलिक्यूल और 1 एटम ऑफ क्लोरीन, और ये जब कंबाइन करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल भी, इसका एक एप्लीकेशन भी है एवोगैड्रो लॉ का, उसको देखते हैं ध्यान से। तो जब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ की, तो एवोगैड्रो लॉ जो है वो हमको गैसेस की एटॉमिसिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। तो देखिए ध्यान से क्या होती है एटॉमिसिटी। तो इट एक्सप्लेन्स अबाउट द एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस व्हिच इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। यानी किसी भी गैस के वन मॉलिक्यूल के अंदर जितने गैस के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी नंबर को कहा जाता है गैस की एटॉमिसिटी। यानी कि किसी भी गैस की एटॉमिसिटी क्या है? तो किसी भी गैस की एटॉमिसिटी वो बताता है कि गैस के वन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी जो इनर्ट गैसेस हैं, ये सभी की सभी मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। मोनो एटॉमिक गैसेस क्यों हैं? क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी 1 है। एटॉमिसिटी 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके वन मॉलिक्यूल में 1 एटम ऑफ गैस ही प्रेजेंट है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन की, तो ये सारी की सारी डायटोमिक गैसेस हैं। डायटोमिक गैसेस क्यों हैं? क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। एटॉमिसिटी 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन सभी गैसियस मॉलिक्यूल्स में, गैसेस के वन मॉलिक्यूल में 2 atoms present होंगे। यानी 1 molecule of O2 contains 2 oxygen atoms, 1 molecule of N2 contains 2 nitrogen atoms, 1 molecule of chlorine contains 2 chlorine atoms, 1 molecule of hydrogen contains 2 hydrogen atom, और 1 molecule of F2 contains 2 fluorine atoms। तो एवोगैड्रो लॉ की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि किसी भी गैस की एटॉमिसिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, जिसमें हमने 5 लॉज की बात की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और लास्ट हमने बात की एवोगैड्रो लॉ की। मैं उम्मीद करूंगा जो भी यहाँ पे आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बता के आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।